साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम अंतरा भाग 2 में सम्मिलित एक पाठ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित सुमेरिनी के मन के। उसके अंतर्गत जो सम्मिलित निबंध हैं उनके प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ। पहला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ और इसके 4 विकल्प हैं 1883, 1882, 1881 और 1880। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है 1883। ये हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए भी है, उन्हें भी इसका बिल्कुल पता होना चाहिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ। हमारे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी जो हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं उनके भी जो हिंदी साहित्य का इतिहास और पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो कहानी है उसने कहा था, उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ। इसके जन्म कहाँ हुआ पूछा गया इस बार। इसके 4 विकल्प हैं कोलकाता, दिल्ली, कानपुर और जयपुर। तो हमें देखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर में हुआ। इसके पाठ के जीवन परिचय में ये बिल्कुल दे रखा है कि पुरानी बस्ती जयपुर जो है वहाँ इनका जन्म हुआ। यानी राजस्थान के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राजस्थान से बहुत ज़्यादा साहित्यकार निकले नहीं हैं, लेकिन गुलेरी जी का नाम इसमें बहुत ज़्यादा आगे है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, कौन सी पत्रिका का संबंध गुलेरी जी से नहीं है। ये देखो, कौन सी पत्रिका, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत सारी पत्रिकाएं निकालते थे, उन्होंने निकाली, तो उनमें से कौन सी एक पत्रिका है जिसका संबंध उनसे नहीं है। अगर इन्होंने कक्षा 12 का जो पाठ्यक्रम है, सम्मिलित जो पाठ है, अगर उसके जीवन परिचय को ढंग से किसी ने पढ़ा है तो वो इसका उत्तर दे सकता है। इसके विकल्प देखेंगे, समालोचना, जागरण, मर्यादा और नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो यदि आपने अच्छे से देखा है तो इसके पाठ के जीवन परिचय में इनसे संबंधित पत्रिकाओं के नाम हैं। तो 3 पत्रिकाएं उसमें हैं और एक नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, वो है जागरण। यानी जागरण पत्रिका का संबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी से नहीं है। बाकी 3 पत्रिकाएं समालोचना, मर्यादा और नागरी प्रचारिणी पत्रिका, इन तीनों का संबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी से है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रश्न हो गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है। इसके 4 विकल्प देखेंगे, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ठाकुर का कुआं। तो इनमें से 3 कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी हैं और एक कहानी उन्होंने नहीं लिखी। तो इसका जो उत्तर है वो होगा आपका ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं जो कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जो छुआछूत पर आधारित एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है। बाकी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये तीनों ही कहानियाँ ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध नहीं है। ये निबंध भी लिखा करते थे। तो इनके जो 4 विकल्प हैं वो देखेंगे, कौन सा निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने नहीं लिखा। इसका पहला विकल्प है कछुआ धर्म, मोरेसी गोबर गणेश संहिता, दूसरा है गोबर गणेश संहिता, तीसरा है मोरेसी मोही कुठाव। ये यहाँ पर ये गलत टाइप हुआ है, यहाँ पर ये इसका है मोरेसी मोही कुठाव, मोरेसी मोही कुठाव, ये निबंध है यहाँ, ये गलत लिखा हुआ है। और सीरीस के फूल, तो इसमें कछुआ धर्म, मोरेसी मोही कुठाव और गोबर गणेश संहिता, ये तीनों ही निबंध जो हैं
ये चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित है। और शीरीष के फूल जो है ये निबंध है वो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने नहीं लिखा, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ निबंध है जो भी कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा शीरीष के फूल। और 3 निबंध जो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं, कछवाधर्म, गोबर गणेश संहिता, मोरेसी मोही कुठाव। अगला प्रश्न देखेंगे हम, गुलेरी जी की कौन सी कहानी उनका पर्याय बन चुकी है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि गुलेरी जी ने जो कहानियाँ लिखी उनमें से कौन सी एक कहानी है जो गुलेरी जी का पर्याय बन चुकी है। मतलब गुलेरी जी का नाम आते ही उस कहानी पर बिल्कुल ध्यान जाता है, उस कहानी का नाम आते ही गुलेरी जी पर ध्यान जाता है। यानी एक ऐसी कहानी जिसका नाम बिल्कुल इनके साथ जुड़ गया। जैसे ही हम चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का नाम लेते हैं, लोगों के दिमाग में, सबके दिमाग में उसने कहा था कहानी आ जाती है, क्योंकि इनकी प्रसिद्ध कहानी है और वो इनका पर्याय बन चुकी है। तो देखेंगे, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, और सुमीरिनी के मन की। तो आपका इसका उत्तर क्या हो गया, उसने कहा था। उसने कहा था जो कहानी है वो इनका पर्याय बन चुकी है, क्योंकि इसका नाम आते ही गुलेरी जी का नाम साथ में, और गुलेरी जी का नाम आते ही इस कहानी का नाम साथ में आ जाता है। और तो क्या हो गया इसका उत्तर, उसने कहा था। हालांकि सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये दोनों कहानियाँ भी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी द्वारा ही रचित हैं, और सुमीरिनी के मन के जो है ये इनका निबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा लघु निबंध सुमीरिनी के मन के का भाग नहीं है। देखो, सुमीरिनी के मन के, ये आपके पाठ चलता है, तो पाठ में कौन सा एक निबंध है इनमें से लघु निबंध जो सुमीरिनी के मन के का भाग नहीं है। सुमीरिनी के मन के निबंध हैं, उसमें 3 लघु निबंध हैं। तो 3 लघु निबंध तो ठीक है, इसके अलावा जो हमारा इसमें जो विकल्प है वो हमारा उत्तर होगा। तो इसके विकल्प देखेंगे, बालक बच गया, कछुआ धर्म, घड़ी के पुर्जे, ढेले चुन लो। ये सुन लो नहीं है यहाँ पर, ढेले चुन लो होगा ये, ढेले चुन लो। तो देखेंगे इसमें से, तो बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो, ये तीनों निबंध चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी के हैं। कछुआ धर्म जो है वो, हालांकि कछुआ धर्म इनका ही निबंध है, लेकिन वो सुमीरिनी के मन के निबंध का भाग नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। सुमीरिनी के मन के निबंध का भाग जो है, 3 लघु निबंध उसमें सम्मिलित हैं, वो कौन से हैं, बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। अगला देखेंगे हम, बालक बच गया लघु निबंध में बालक इनाम में क्या मांगता है। ये पाठ की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न है कि बालक बच गया जो लघु निबंध है, उसमें जब वो बालक सभी प्रश्नों के उत्तर बताता है तो उससे कोई बोलता, बताओ भाई इनाम में क्या चाहिए तुझे, तो वो इनाम में क्या मांगता है, ये प्रश्न इसका है। तो यहाँ पे विकल्प देखेंगे, पुस्तक, घड़ी, खिलौना और लड्डू। तो 4 विकल्पों में से जो आपका उत्तर वो आपको बताना है। तो इनमें से क्या उत्तर रहेगा उसका, वो रहेगा लड्डू, यानी बालक इनाम में लड्डू मांगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक बच गया जो निबंध है, लघु निबंध जो है, उसमें बालक के पिताजी किस पद पर पदस्थापित थे। बालक के जो पिताजी थे वो कौन से पद पर कार्य कर रहे थे। विकल्प देखेंगे, वकील, डॉक्टर, न्यायाधीश और प्रधानाध्यापक। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका कौन सा उत्तर सही है। यदि आपने अच्छे से इस निबंध को पढ़ा है तो आप बता सकते हैं इसका उत्तर होगा प्रधानाध्यापक। और प्रधानाध्यापक जी का यानी हेडमास्टर जी का बेटा था वो बालक। अगला प्रश्न देखेंगे, ढेले चुन लो निबंध में सच्चा प्रेमी कौन सी पेटी चुनता है। ढेले चुन लो जो निबंध है उसमें सच्चा प्रेमी है वो कौन सी पेटी चुनता है। विकल्प देखेंगे, सोने की, लोहे की, चांदी की और पीतल की। तो ढेले चुन लो निबंध में सच्चा प्रेमी कौन सी पेटी चुनता है, और वो चुनता है लोहे की, यानी लोहे की पेटी चुनता है। सोने और चांदी की पेटी को हाथ भी नहीं लगाता। जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, जो धन की लोभी होते हैं, वो सोने और चांदी की पेटी चुनते हैं, लेकिन सच्चा प्रेमी लोहे की पेटी को चुनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया। उपाधि बतानी है कि कौन सी उपाधि इनको दी गई थी, इसका उल्लेख भी पाठ में इसके जीवन परिचय में किया गया है। विकल्प देखेंगे, इतिहास दिवाकर, इतिहास प्रभाकर, इतिहास भास्कर और इतिहास मार्तंड। तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी, और वो दी गई थी इतिहास दिवाकर की उपाधि। इतिहास दिवाकर की उपाधि इनको दी गई थी। बाकी देखेंगे, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर और मार्तंड चारों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें
कौन सी उपाधि उनको दी गई थी, और वो है इतिहास दिवाकर की उपाधि। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की कौन सी कहानी फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है? फ्लैशबैक शैली, जिसको हम हिंदी में अगर उसको बोलेंगे तो पूर्व दीप्ति शैली, पूर्व दीप्ति शैली भी कह सकते हैं। तो फ्लैशबैक शैली में लिखी गई इनकी कौन सी कहानी है? इसके विकल्प देखेंगे, सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था कहानी पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है और प्रेमचंद पूर्व युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। उसने कहा था से जो कहानी है वो प्रेमचंद से पहले जो युग था उसकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक बच गया लघु निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? बालक बच गया लघु निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है वो हमें बताना है। इसके 4 विकल्प हैं, शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, बनावटी जीवन शैली, अंधविश्वास का विरोध, पढ़ाई का महत्व। क्या चीज़ में विशेष बताई गई है ये आपको ध्यान रखना है, बताना है इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। यानी शिक्षा ग्रहण की सही उम्र क्या होती है वो इसमें इसका मूल प्रतिपाद्य है वो इस निबंध का ये है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक बच गया लघु निबंध में बालक की उम्र क्या बताई गई है? अगला प्रश्न देखेंगे, बालक की उम्र क्या बताई गई है? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। ये विकल्प आपके 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो सही उम्र क्या है उस बालक की? वो है 8 वर्ष। 8 वर्ष का वो बच्चा था और वो इसकी सही उम्र है। कई बार परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषकर इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यदि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आपको उसकी उम्र का भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, घड़ी के पुर्जे जो लघु निबंध की विषय वस्तु है उसकी विषय वस्तु क्या है ये हमें बतानी है। और विषय वस्तु में पहला है, धर्म के उपदेश धर्म के उपदेशकों, ये उपदेश को शब्द एक साथ है, धर्म के उपदेशकों को धर्म को जानने पर प्रतिबंध, धर्मांतरण का विरोध, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतिपादन, धार्मिक उपदेश द्वारा जीवन शैली में बदलाव। तो 4 विकल्प हैं और आपका सही उत्तर बताना। और सही उत्तर इसका हो जाएगा पहला, धर्म के उपदेशकों, ये उपदेश को एक साथ आ जाएगा, धर्म के उपदेशकों द्वारा धर्म को जानने पर प्रतिबंध। देखो जैसे घड़ी है वो समय बताती है कि 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया। अब हम यदि चाहें कि घड़ी समय किस प्रकार बता रही है, उसके अंदर के पुर्जे क्या हैं, इसलिए इस निबंध का नाम है घड़ी के पुर्जे। इसके पुर्जे किस तरह से कार्य करते हैं। तो धर्म के उपदेशकों ने कहा कि आपको केवल समय देखने से मतलब है, घड़ी समय बता रही है वो देखिए, आप अंदर उसके पुर्जे किस तरीके से कार्य कर रहे हैं उसको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार हमने आपको बताया है कि आपको इस तरीके से करना है, धर्म के बारे में जो भी बात हमने बताई वैसे आप कीजिए। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये बात सही है या गलत है, इसको किस तथ्य पर हम प्रमाणित कर रहे हैं, क्यों ये बात बता रहे हो, ऐसा जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इस पाठ में बताया गया है और इन पर इस निबंध के द्वारा व्यंग्य किया गया है। तो इसमें घड़ी के पुर्जे की विषय वस्तु हो गई कि धर्म के उपदेशक जो हैं उन्होंने जो धर्म को जानने पर जो प्रतिबंध लगाया है उस पर व्यंग्य इस निबंध में किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक जिसमें पोर्शिया अपने वर्क को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। इस पाठ में जो ढेले चुन लो जो पाठ है आपका, इसमें लघु निबंध जो है ढेले चुन लो, उसमें इस शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक और उस नाटक का नाम यहाँ पर पूछा है जिसमें पोर्शिया अपने वर्क को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है, उस नाटक का नाम इसमें बताना है। क्योंकि उस नाटक का इस निबंध में उल्लेख किया गया है और उसकी कहानी को इसमें शामिल किया गया है। तो शेक्सपियर का कौन सा प्रसिद्ध नाटक है जिसमें पोर्शिया अपने वर्क को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है? और इसके 4 विकल्प हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेमलेट, रोमियो एंड जूलियट, वीनस एंड एडोनिस। तो ये इसके 4 विकल्प आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है जिसमें पोर्शिया अपने वर्क को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। और इसका सही उत्तर है मर्चेंट ऑफ वेनिस। साथियों मैं यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मर्चेंट ऑफ वेनिस जो शेक्सपियर का प्रसिद्ध जो नाटक था उसका हिंदी में अनुवाद किया भारतेंदु हरीशचंद्र ने। और भारतेंदु हरीशचंद्र ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो हिंदी में नाम रखा वो है दुर्लभ बंधु।
तो दुर्लभ बंधु नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक का हिंदी में अनुवाद भी किया। अगला प्रश्न देखेंगे, लड्डू की पुकार। देखो बहुत अच्छी एक पंक्ति है, लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। यह पंक्ति किस लघु निबंध से ली गई है? ये बहुत आसानी से बता सकेंगे आप कि कौन से निबंध से ली गई है। तो लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। यह पंक्ति किस लघु निबंध से ली गई है? और इसमें विकल्प हैं, बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे, ढेले चुन लो, ये चुन लो आएगा यहाँ पर, ढेले चुन लो, और कछुआ धर्म। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा इसमें निबंध है जिसमें ये पंक्ति आई है, और वो उत्तर आपका बालक बच गया। लेकिन इसका मतलब आप समझेंगे। देखो, बालक जब बहुत सारी चीज़ें बता देता है, वो उसके अपने ज्ञान को पूरा बता देता है, लोग उससे जैसा प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर बता रहा हो। तो लास्ट में किसी ने कहा कि आप कुछ इनाम मांगिए, तो किसी को लगा कि कोई पढ़ाई का पुतला, ये शब्द भी उसके लिए काम में लिए गए, न जाने कौन सी बड़े ग्रंथ की मांग करेगा, कुछ करेगा, लेकिन उसने लड्डू मांगा। तो लड्डू मांगा तो लेखक को लगा कि लेखक की सांस जो है, जो अटकी हुई थी इतनी देर, वो बिल्कुल आने लगी। उसको लगा कि अच्छा, इस बालक का जो बचपन है वो अभी तक है, अभी तक इसका बचपन गया नहीं है। जैसे ही अब अगर कोई पुस्तक, ग्रंथ या कुछ बड़ी चीज़ मांग लेता तो वो उसको लगता कि बालक का बचपन बिल्कुल ख़त्म हो चुका। लेकिन बालक ने लड्डू मांगा, इसलिए लेखक को लगा कि बालक बच गया, इसीलिए इस निबंध का नाम रखा गया बालक बच गया। मतलब बालक अभी तक पूरी तरह मरा नहीं है, उसका बचपन नहीं मरा। देखो, लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मरमर था, मतलब जीवित वृक्ष है, उसके पत्ते हैं, उनकी आहट थी, उनकी आवाज़ थी, मरे हुए काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। इसलिए लेखक ने पंक्ति यहाँ पर लिखी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इससे इस तरीके का प्रश्न भी आ सकता है और दूसरे किसी और तरीके का प्रश्न भी बनाकर आ सकता है, लेकिन ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ भी हमें आना चाहिए कि इसमें लेखक वास्तव में क्या बताना चाहता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, ढेले चुन लो निबंध में विवाह के लिए लॉटरी प्रथा किस काल में प्रचलित थी? यानी ढेले चुन लो निबंध में जो वर्णन आया है उसमें लॉटरी प्रथा का वर्णन आया कि अपने पति का वर्ण करने के लिए एक जो लड़की होती थी वो लॉटरी पद्धति को चुनती थी। लॉटरी पद्धति किस काल में प्रचलित बताई गई है? इसके 4 विकल्प हैं, वैदिक काल, आधुनिक काल, मौर्य काल और गुप्त काल। तो इसका सही उत्तर है वैदिक काल। वैदिक काल में ऐसी बात सामने आई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था में कौन सा वातावरण दिखा गया है? अगर आपने अच्छी तरह से चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था पढ़ी है तो आप देखेंगे उसमें कौन से वातावरण को दिखाया गया था। इसमें देखेंगे विकल्प हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और मुगल काल। तो इसमें से कौन सा काल है उसके वातावरण को इसमें दिखाया गया था, और वो सही उत्तर इसका प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, 1914 से 19 तक था, और 1915 में कहानी लिख दी गई। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष हमें बताना है, और उसके विकल्प 4, 1905, 1910, 1915 और 1920। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1915। तो ये आपकी 1915 इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न हम देखें, 20 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, और इसके बाद में हम अगले एक वीडियो को लेकर आएंगे। इसके लिए धन्यवाद।